टीचर पहले आ जाता है, बच्चे आते नहीं है, कैसे काम चलेगा? आगे उमेश कुमार आ चुके हैं, मनीष कुमार सिंह, दीपक, प्रिया, पंकज, सनी धाका, सौरभ। मैम कल क्लास नहीं हुई, किसने कहा? कल क्लास हुई तो थी, कल क्लास हुई है भाई। आप लोगों को इतनी इश्यूज कैसे रहते हैं? ऋतिक, अनिकेत, अरबाज खान, नितेश, नमस्ते मैम, अर्चना, गुड आफ्टरनून। मैम केमिस्ट्री पढ़ने का कोई आसान तरीका बताओ। आसान तरीका है बेटा, पढ़ो 2 मिनट, उसके बाद किताब बंद कर दो, ठीक है? एक बच्चा कह रहे हैं मैम आपने स्केलेटल सिस्टम में मसल्स नहीं करा। मसल्स का मस्कुलर सिस्टम टिश्यू चैप्टर में आता है बेटा। हाँ जी, रवि कुमार, मैम मैं भी हूँ। ठीक है भाई, सबके नाम ले लिए। आओ स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। एएलपी के फॉर्म भरना शुरू हो गया ना? आज से एएलपी के लिए 2025 वाली वैकेंसी के लिए आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। कोई खास मैसेज नहीं है, गुड आफ्टरनून के ही है। हाँ, कल लास्ट में आवाज नहीं आई थी, वो रिपीट करेंगे ना, आज से शुरू करेंगे। चलो बच्चों, मैम हमारे गाजीपुर में बारिश हो रही है, थोड़ी हमारे यहाँ भी भेज दो बेटा। चलिए, तो आज हम क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 2 क्लास के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। 2 क्लास के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। अगले वीक से हम 4 दिन बायोलॉजी, 2 दिन केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करें। मैम लिंक सेंड कर देना। किसका लिंक सेंड करता? एएलपी फॉर्म भरने का। ठीक है, कर देंगे क्लास के बाद। ओ मैडम जी, वहन विल स्टार्ट साइंस स्पेशल बैच। रिया यही पढ़ लो। अब हमारे यहाँ भी आग उगल रही है भाई, बहुत तेज गर्मी है ना? चलो, उत्तराखंड में बर्फ गिर गई है। अरे भाई बुला लो यार, कल नहीं खत्म होगा बेटा, 1 क्लास के होगा। आज के बाद 2 क्लास है, 1 क्लास के बाद 2 क्लास हो रहे हैं। लेकिन जब ये मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी ना, आप बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम 4 महीने से पहले नहीं होने वाला है। अब बढ़िया सिलेबस खत्म कर लोगे, उसके बाद रिवीजन कर लोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लोगे, तब आपका पेपर होगा। 4 महीने से पहले कोई ग्रुप डी का पेपर नहीं होने वाला है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। देखा होगा ना आपने, ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 है ना, ऐसे लिखते होंगे 2p6 ऐसे लिखते होंगे। कैसे लिखा जाता है ना? चलिए बात करते हैं कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज बिल्कुल कमेंट मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, सुनिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था किसी भी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक कहते हैं। अब पिछली क्लास काम आएगी, जो अभी तक पढ़ाया है वो काम आएगा। ठीक है, क्या सुनिए जरा कि कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसके सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है, उसका नाभिक होता है। ये न्यूक्लियस है? उसके बाहर ये सर्कुलर पाथ, ये गोल गोल पाथ है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं, कक्ष या कक्षाएं कहते हैं। हाँ जी मैम, इनको हम कक्ष या कक्षाएं कहते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली शेल होती है, उसको के कहते हैं, फिर एल होती है, फिर एम होती है, फिर एन होती है, ओ होती है, ऐसे डैश 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 ऐसे चलती रहती है शेल। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जो शेल न्यूक्लियस के जितने पास होती है, उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होता है। बहुत ध्यान से समझना। जो कक्ष या कक्षा नाभिक के जितने पास होती है, उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होता है। जो शेल न्यूक्लियस से जितनी दूर होती है, उस शेल का एनर्जी लेवल, उस कक्षा या कक्ष का ऊर्जा का स्तर मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब आप क्या समझे? आप ये समझे कि के शेल का एनर्जी लेवल सबसे कम है, फिर एल का के से थोड़ा ज्यादा, फिर इसका एल से एम का ज्यादा, एम से एनर्जी लेवल एन का ज्यादा होगा, एन से ज्यादा ओ का होगा। इस एटम की अगर बात करें तो सबसे कम एनर्जी लेवल वाली शेल कौन सी है? के है। और सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल वाली शेल कौन सी हो गई? ओ हो गई। यानी कि मैम इस परमाणु में हम देखें तो के कक्षा की सबसे कम एनर्जी लेवल है, सबसे कम ऊर्जा स्तर है, और ओ वाली सबसे दूर है न्यूक्लियस से, नाभिक से, तो इसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। बस इतनी बात सुन लो, इतनी बात सुन लो, समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है इस चीज को समझने में, है ना? तो बच्चा आपको यह पता लग गया कि जो शेल न्यूक्लियस के जितने पास होती है, उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होता है, और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होती है, उसका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं पहला रूल बता रही हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इसके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। बस ये नियम समझ में आ जाएंगे तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। नंबर 1 पे पहला रूल लिख लो बच्चों। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। बहुत ध्यान से समझना, पहला रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। पहले इंग्लिश में लिखो, फिर हिंदी में लिखवाएंगे आपको। फिल्ड इन ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलूं या शेल बोलूं, एक ही बात है क्या? हाँ जी मैम, इन ऑर्बिट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। हिंदी में लिखो, इलेक्ट्रॉन को कक्षों में या कक्षाओं में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। क्रम में भरा जाता है। अब जरा सुनो इस नियम का मतलब क्या है। पहला नियम क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का? बच्चों आप जानते हैं कि एटम की ये जो ऑर्बिट होते हैं, ये जो ऑर्बिट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये इलेक्ट्रॉन शेल में भरे कैसे जाते हैं? सबसे पहले उस शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, ऐसे, है ना? तो सुनिए जरा कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी लेवल वाली कौन सी होती है? के शेल होती है, फिर एल होती है, फिर एम होती है, फिर एन होती है, फिर ओ होती है, फिर पी होती है, ऐसे होता है ना?
तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में भरेंगे? अभी हम शेल की बात करें, 2D मॉडल की बात करें, फिर 3D मॉडल पे लेके जाएंगे आपको। के में भरेंगे। के से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका है? एल का। के के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? एल में। फिर किसमें भरोगे? एम में। फिर किसमें भरोगे? एन में। फिर किसमें भरोगे? ओ में। और डैश 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है मैम। अब दूसरा जरा सुनो, दूसरा रूल क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? दूसरा रूल कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल लिख लो, ठीक है, शेल लिख लो या ऑर्बिट लिख लो, ठीक है, लिखो, डज नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हिंदी में लिखो। सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। बस ये दो बातें समझ लो। मैम समझ ली हमने। क्या समझी हमने? हम हमेशा जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं इन शेल में, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है, और ये एनर्जी का शेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बेटा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है किसका? एनर्जी का। ये बढ़ता हुआ क्रम है एनर्जी का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के में आएगा, फिर एल में आएगा, फिर एम में आएगा, फिर एन में आएगा, फिर ओ में आएगा, और जो भी सबसे बाहर वाली कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम आ गई। अब इस रूल को लगा के मैं आपको 2 एग्जांपल बताने जा रही हूं। इन रूल को यहां रख दो, आप नोट्स बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, एक एक चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है। अब आओ जरा, मैंने कहा था 1 से 20 एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हाँ जी मैम। चलिए अब सुनिए जरा, आप जानते हैं कि 1 से 20 लिखते हैं तो एल्यूमिनियम का सिंबल AL होता है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। और कल आपको मैम ने साफ साफ भाषा में समझाया था, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन की संख्या है उस एटम में, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने एल्यूमिनियम पे कोई चार्ज लिखा है? नहीं लिखा। एल्यूमिनियम के पाव में हमेशा यहां पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ये 13 क्या है? ये 13 आपका, आप बताओगे बेटा, एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का। यानी कि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 13, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया मैंने। हो गया। अब इन 13 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है? इन शेल में करना है। तो कैसे करोगे मुझे बताओ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, और यहां पे सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है? के का है। और लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इन शेल में मैक्सिमम नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n², और वहां पे कहा था कि पहली शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है? 2 आ सकती है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एल में जाएगा। और दूसरी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 8 भरे जा सकते हैं। अब ये मत पूछना कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा शेल कौन सा है? एम होता है। एल के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? एम में। अब गिनती करो, 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? आप बताओगे बेटा? एम शेल में जाएंगे। और सुन लीजिए, ये 3 ही है, तो बताओ एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? ये हो गया एम। और इस आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं? इसको केमिस्ट्री में वैलेंस शेल कहा जाता है। इसको वैलेंस शेल कहा जाता है, संयोजी कक्षा कहा जाता है। किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसको संयोजी कक्षा कहा जाता है। और संयोजी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कल एक बच्चा पूछ रहा था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताओ एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। ये लो बच्चों, 3 है। आगे बात समझ में? और दूसरा रूल क्या कह रहा है? सुनो, दूसरा रूल कह रहा है आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे बेटा। तो ऐसा कभी नहीं देखोगे कि 3 ही शेल है और 3 में तीसरी सबसे बाहरी है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। नो कभी नहीं दिखेगा आपको यहां पे। आगे बात समझ में? ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। हाँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कैसे होती है वो बात की बात है, बाद में पढ़ाएंगे। वैलेंसी नहीं पढ़ाएंगे, वैलेंसी निकालना सिखाएंगे। एल्यूमिनियम के बाद अब 2-4 एग्जांपल आप निकाल के मुझे बताओ किसका। आप मुझे बताइए बेटा किसका। आपको मैं सबसे आसान देती हूं, पोटेशियम का। पोटेशियम का सिंबल के होता है। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो फटाक से बताओ इसका कैसे लिखेंगे पोटेशियम का? करो, कैसे करोगे? KLMN, जल्दी बताओ कैसे बनाओगे? के में भरोगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर एम में, एल में भरोगे, फिर एम में भरोगे, फिर एन में भरोगे। हाँ जी मैम। अब बताओ के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है? 2 आ सकती है। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8 आते हैं। 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए बेटा। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब एम में कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। तो 8 दूनी 16, 2 18, 1 बचा। एन में कितना? 1 चला गया। और पोटेशियम की वैलेंस सेल कौन सी है? ये वाली है। इसका मतलब मैम पोटेशियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। अभी प्लस माइनस छोड़ दो, सब पढ़ाएंगे आपको आगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है पोटेशियम में? 1 है। बना दिया। 2 8 8 1, एक बच्चा 2 8 2 2 कैसे हो जाएगा बेटा? अब मुझे नेक्स्ट बना के दिखाओ कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। फटाक से बना के दिखाओ KLMN। जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ, फिर आगे चलते हैं। हाँ, KLMN में कैसे भरा जाएगा? 20 भरने हैं। 2 8 10 हो गए। एम में कितने जाएंगे? 8 8 दूनी 16 18, तो इसमें कितने बचे? 2। तो आपकी जो कैल्शियम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। एग्जाम में आ जाते हैं, किसी को भी पूछ ले आपसे, एग्जाम में आ जाते हैं। कोई डाउट नहीं है यहां तक? आगे चलूं, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी मैम, कोई डाउट नहीं है।
के एल एम एन ऐसे निकाल लेते हो। आप किसी भी रैंडम एलिमेंट का, आप ऑक्सीजन का निकाल के दिखाओ, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 है, लिखो के एल। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भर दिए, दूसरी में एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 भर दिए तो बचे कितने, 6, तो 6 आएंगे, 6 आएंगे। आगे बात समझ में, निकिल का बनाएंगे अभी, रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे। अब ये तो था 2D मॉडल, 2 डायमेंशन मॉडल था। अब बच्चा इससे एडवांस लेके चल रही हूं मैं, 3D मॉडल बताती हूं आपको, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब हम शेल की बात करते हैं, कक्ष की बात करते हैं, तो बेटा इसको 2D डायमेंशन कहा जाता है। और जब आप बात करते हो सब शेल की, सब शेल का मतलब होता है उपकक्षा, उपकक्षा। ऐसा कहा गया 3D मॉडल में कि ये जो शेल होती है ना, इनके अंदर भी सब शेल होती है। कक्षा और कक्ष जो होती है ना, उनके अंदर उपकक्षाएं होती हैं। जैसे मान लो आपका घर है, घर में आपके 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 कमरे क्या हो गए, शेल हो गया। अब आपने देखा पुराने जमाने में एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा बना हुआ होता था, है ना, तो वो कमरे के अंदर जो अंदर घुसा हुआ दूसरा कमरा है, वो क्या है, वो सब शेल है, वो सब शेल है बेटा। आगे बात समझ में, आगे समझ में, हाँ जी मैम आगे। तो बेटा 2D मॉडल में क्या कहते हैं हम, 2D मॉडल में हम शेल नाम देते हैं, और शेल के नाम क्या है, के एल एम एन, यही नाम है। के कौन सी नंबर की शेल है, 1 नंबर की, एल कौन सी है 2, एम कौन सी है 3, एन कौन सी है 4, ठीक है। मोनू कुमार फिर से पढ़ो, ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ जी मैम। अब 3D मॉडल में क्या कहा गया कि ये जो के है ना, ये शेल है 2D मॉडल में। 3D मॉडल में कहा गया कि के के अंदर जो सब शेल होती है वो एक ही होती है, और के के अंदर जो सब शेल होती है उसका नाम होता है एस, एस, एक ही सब शेल है के अंदर। एल में होती है बेटा 2 सब शेल, ऐसे लिख लो, एल में होती है, आप बताओगे यहां पर 2, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आएंगी, ठीक है। 2 में कितना एल, एल, अब एल 2 कहां से आया, अबे राहुल अभी तो पढ़ाया कि एल जो है वो 2 नंबर की शेल है। एल कौन सी है, 2 नंबर की शेल है, ये देखो, पहली को के बोलते हैं, दूसरी को एल बोलते हैं, अभी तो पढ़ा। एन की वैल्यू एल के लिए 2 होती है, ये 4 क्लास पहले पढ़ा दी थी ये चीज, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, हाँ जी मैम। एल के अंदर कितनी सब शेल होती हैं, 2, कौन कौन सी, एक का नाम एस होता है, एक का नाम पी होता है, ठीक है। अब यहां पर लिखो एम में कितनी सब शेल होती है, एम में कितनी होती है, एन में कितनी होती है। बेटा शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस होता है वो सुन लो, वो सुन लो। शेल 2D मॉडल में कहते हैं, 3D मॉडल में हम सब शेल कह देते हैं इनको, बस इतना आपको जानना है। इसमें कितनी शेल होती है, एक ही शेल है, एक ही सब शेल है। सेल 1 है, सब सेल 2 है, कक्ष 1 है, कक्षाएं 2 है, बाहर से एक कमरा दिखेगा, अंदर जाओगे एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा दिखेगा, ये कहना चाह रही हूं मैं। एम में 3 होती है, ऐसे 1 2 3, नाम होता है एस पी डी, एक कमरा है बाहर से दिखने में, अंदर जाओगे 2 कमरे हो गए, 3 हो गए टोटल। एन में 4 होती है, एस पी डी एफ, ये लो बच्चे, बस इतना आपको जानना है, जान लिया। तो 2D मॉडल में KLMN बोलते हो आप, और 3D मॉडल में आप क्या बोलते हो, SPDF बोलते हो। अब आपको 2D और 3D मॉडल में रिलेशन बनाना है। कैसे बनता है ये रिलेशन, तो बच्चों आपको क्या करना है, सुनिए जरा, क्या करना है, कौन सा कलर लूं, पीला ले लेती हूं। ये के है, के शेल लिख दिया आपने यहां पर। अब के को गुणा करना है किससे, इस एक को एस से गुणा कर दो, तो क्या आ जाता है, के इज इक्वल टू 1s, लिख दिया, हाँ जी मैम। अब 2 को इस s से गुणा करो, 2 को इस p से गुणा करो, तो आपका l का रिलेशन निकल के आ जाएगा, तो l इज इक्वल टू 2s 2p। m बताओ क्या हो जाएगा, m किसके बराबर है, m 3s 3p और 3d के बराबर है, हाँ जी मैम। m किसके बराबर है बताओ जरा, 4s 4p 4d 4f, ये लो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की क्लास पूरी आसान है, कुछ भी नहीं है। आगे आगे, ये 2D और 3D मॉडल में डिफरेंस है बच्चा। ऐसा कहते हैं कि आप 2D मॉडल में K बोलते हो तो 3D मॉडल में K बराबर होता है 1s के। अगर आप 2D मॉडल में L बोलते हो तो वो 3D मॉडल में 2s 2p के बराबर होता है। अगर आप 2D मॉडल में M शेल बोलते हो तो बेटा उसमें 3 कमरे हैं, एक कमरे के अंदर 2 है तो 3 हो गए टोटल, तो वो M बराबर हो जाएगी 3s 3p 3d के। N है तो N के अंदर 4 और हैं, यानी कि एक खुद हो गया, 3 और कमरे हैं, एक कमरा बाहर से एक कमरा दिखेगा, वैसे हैं वो 4 कमरे टोटल, ठीक है। तो बेटा वो बराबर हो जाएगा N 4s 4p 4d 4f के बराबर हो जाएगा। ये चले आप, अब मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ, वो समझ लो, वो समझ गए बेटा तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले कॉलम में लिखो शेल, कक्ष। कक्ष कौन कौन से होते हैं, एक के होता है मैम, एक एल होता है, एक एम होता है, एक एन होता है। आप एन तक ही पढ़ो, आपके सिलेबस में एन तक ही है, ठीक है। दूसरे कॉलम में लिखो आप नंबर ऑफ शेल, बस ये समझ लेना बेटा, आगे पूरा ऐसे चुटकियों में बना दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज खत्म करके जाएंगे इसको। नंबर ऑफ शेल लिखो, कक्षों की संख्या। मुझे ये बताओ के कौन से नंबर की सेल है, आप बताओ मुझे। के 1 नंबर की शेल है, एल 2 नंबर की है, एम 3 नंबर की है और एन 4 नंबर की है। पढ़ाया था ना, के लिए एन का वैल्यू 1 होता है, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, एन के लिए 4 होता है। हाँ जी मैम। अब के में कौन कौन सी सब शेल होती है उनके नाम लिखो, नेम ऑफ सब शेल लिखिए, उप कक्षाओं के नाम। के में जो उप कक्षा होती है उन उप कक्षाओं के नाम क्या है। के में एक ही उप कक्षा है, उसका नाम होता है एस। एल में 2 होती है, उसका नाम होता है एस और पी। एम में 3 होती है, उसका नाम होता है एस पी डी। एन में 4 होते हैं, एस पी डी एफ। ये कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन उठाता है, सीजन के ऊपर क्वेश्चन। आगे आप सुनो जरा, मैम हमें सर ने ब्लॉक किया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन से सर ने ब्लॉक किया आपको, लेकिन आपको कमेंट दिख रहा है। हम के को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, के को कैसे दर्शाओगे, दर्शाते कैसे हैं हम। तो आपको क्या करना है बेटा, इस एक को एस से गुणा कर देना है, तो क्या आ जाएगा 1s।
K बराबर है 1s के, इस 2 को 2s 2p से गुणा करोगे L के बराबर आ जाएगा, L बराबर है 2s और 2p के, M बराबर है 3s 3p और 3d के, और N बराबर है 4s 4p 4d 4f। लो बच्चों इतनी बात समझ लो, आगे की क्लास सारी समझ में आ जाएगी। फटाक से नोट डाउन करो, ये टेबल नोट डाउन करो। हाँ जी जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, 7-8 एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी, 2-4 एग्जाम्पल आपसे करवाऊंगी बेटा, 2-4 एग्जाम्पल आपसे करवाऊंगी बेटा। नोट कर लिया? मैं पानी पीती हूँ, मैं मेरा क्लास नहीं चल रहा है। पंकज क्या हो गया? क्लास तो एकदम सही चल रही है। लिख लिया? नोट कर लिया? चल आ जाओ। अब ये तो पता है आपको शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हाँ मैम आपने पढ़ाया था, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट बात, सब शेल कौन कौन सी होती है, उप कक्षाएं कौन कौन सी होती है। बेटा जब आप शेल की बात करते हो ना, ओनली शेल, वो 2D मॉडल होता है, केएलएमएन होता है। और जब आप सबसेल की बात करते हो तो एसपीडीएफ की बात करते हो। सबसेल्स कौन कौन सी होती है? एसपीडीएफ। लिख दिया? अब मैम इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, किसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? सब शेल में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाते हैं? बेटा एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भरे जाते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं भरे जाते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अभी क्यों भरे जाते हैं मैं उसका रीजन बताऊंगी, ठीक है। आप बताओगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम, और एफ में 14 भरे जाते हैं। बस इतनी बात समझ ली? हाँ जी मैम। मैम कारण बताओ, कारण बताओ क्यों आपने एस में 2 ही भरे, क्यों आपने पी में 6 भरे? केएलएमएन का तो कारण बता दिया था, क्योंकि केएलएमएन में हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n², जहां पे के लिए n का वैल्यू 1 है, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है। इसमें कहां से आए 2 6 10 14? मैम आप अपनी मर्जी से लिख दे रही है क्या? नहीं बेटा कोई मर्जी नहीं है। सुनो ये कहां से आए हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो सब सेल है ना उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं। मैम ये तो मतलब एक वो चल रहा है, गुफा चल रही है, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर। सुनिए कक्षाएं कितनी होती हैं, मैंने 3 शब्द बताए हैं, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। शेल का मतलब केएलएमएन, सब सेल का मतलब उपकक्षा एसपीडीएफ। अब ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? ऐसा कहा जाता है 3D मॉडल में कि जो एस सब शेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, ऐसे एक ही ऑर्बिटल, एक ही कक्षाएं हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। पी में 3 होती है बेटा, ऐसे बनाओ, पी के आगे 3 बॉक्स बना दो, ये 3 बॉक्स ऑर्बिटल्स होते हैं। ये बॉक्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल या सब शेल नहीं होती, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने कहा था ना आगे बताऊंगी आपको, n² का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बना दो डी के आगे। एफ में ऑर्बिटल्स, ये बॉक्स की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, हो गए 7। हाँ जी मैम बना लिए। लास्ट की बारी उसके बाद में बताऊंगी, बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप, बच्चों की तरह समझा रही हूं आप लोगों को। सबसेल एसपीडीएफ, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं? क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 होते हैं तो बेटा सॉरी डी में 5 होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई? हाँ मैम आ गई। चल अब मैं आपको 2 प्रिंसिपल बता रही हूँ, 2 सिद्धांत बता रही हूँ जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अब 2 सिद्धांत बताऊंगी और उसके बाद बस एग्जाम्पल लिखेंगे, आप ऐसे समझ जाओगे चुटकियों में। कौन कौन सा प्रिंसिपल? सबसे पहला प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हिंदी में लिखो ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ वैज्ञानिक का नाम है बेटा, ठीक है। लिखिए ऑफ बाउ सिद्धांत क्या कहता है, ऑफ बाउ सिद्धांत क्या कहता है। अब ऑफ बाउ सिद्धांत क्या कहता है उससे पहले सुनो, उससे पहले सुनो। मैं बहुत तेज बारिश हो रही है बक्सर में, अरे कहां से आ गई है बारिश। ऑफ बाउ प्रिंसिपल को यहां पे टिका, और अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे चलो, पिछली स्लाइड पे चलो, मैंने आपको बेसिक रूल क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन भरने का बेसिक रूल क्या बताया था। मैम इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल के अंदर जो एनर्जी का लेवल होता है उस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? के में, फिर एल में। अब के का वैल्यू 3D मॉडल में क्या है? अब आप लोग मुझे बताओ के का वैल्यू, के किसके बराबर है? 1s के बराबर, 1s के बराबर। तो अब जो मैं बता रही हूं ना वो सार है, जो जितनी चीज पढ़ाई है, जितनी चीज मैंने आपको पढ़ाई है उसका सार समझा रही हूं आपको। सुनिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं वो बात की बात है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था वो सुनिए। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमेशा इन ऑर्डर ऑफ, लिखिए इन, बस ये लाइन जो मैं बता रही हूं ना बेटा, ये नोट डाल के लिख लो, ये समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद एग्जांपल करेंगे। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लिख दो ऊर्जा, ऊर्जा स्तर लिख लो। ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम या बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम है। कम किसका था? के का। के किसके बराबर थी? के थी मैम 1s के बराबर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में। अब ये मत पूछना 1s कहां से आया, अभी पढ़ाया था के को 1 से गुणा करते हो s के साथ तो 1s बनता है, 1s बन गया। इसके बाद आप कोमा लगाओगे, अब जाएगा l में, l किसके बराबर था? 2s 2p के बराबर, है ना। अब जाएगा n में, 3s 3p। अब बात आती है कि मैम हमने कहा n किसके बराबर है, यहां आओ, n बराबर है 3s 3p 3d। अब ये जो 3d होता है ना,
इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, 4s से। 4s का कम होता है तो बेटा पहले इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं भरा जाएगा, पहले 4s में भरा जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 3d से कम है। तो 3p के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो भरा जाता है 4s में, उसके बाद जाएगा 3d में, उसके बाद 4s यहां आ गया तो 4p 4d 4f। ये लो बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रॉन भरने का एसपीडीएफ में ऑर्डर, ये याद कर लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट एक बार फिर से सुन लो। मैंने कहा K किसके बराबर है, आप बताना मुझे, K किसके बराबर है? K बराबर है 1s के, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s में, ठीक है। L किसके बराबर है, 2s 2p के, तो 1s के बाद देखो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 2s में, 2s से कहां गया 2p में, 2p से कहां गया 3s में, 3s के बाद 3p में। अब सुनो जरा ध्यान से, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन भरना है 4s में। क्यों भरना है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, इसका कम है, तो पहले कम वाले में भरेंगे ना, बाद में ज्यादा वाले में भरेंगे ना, तो पहले इसमें भरेंगे फिर इसे वापस यहां घुमाएंगे, अब 3d में जाएगा, और 3d के बाद ऐसे 4p 4d 4f। ये लो बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो कि मैम एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, देख लो, इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, देख लीजिए। ये लो कैसे भरते हैं, तो सुनिए कैसे भरते हैं। सबसे पहले 1s में, 1s किसके बराबर है, K के बराबर है बेटा, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी। अब देखो एरो इधर लगा है, तो मतलब 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में जाएगा, d मत कर देना, 4s के बाद 3d, फिर 4p, ठीक है। अब देखो 4p के बाद 5s, फिर आपका 4d, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बेटा आपके लिए ये आसान होगी, चीज हो गई आसान। अब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्या एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल को आप क्या कहते हो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हो, ऑफ बाउ सिद्धांत कहते हो। अब ऑफ बाउ जी ने क्या कहा था, इस चीज को यहां रख दो, इस चीज को यहां रख दो, और यहां लिखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था। बस अब ये लिखो, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करते चलना है साथ साथ में। ऑफ बाउ जी ने कहा था कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं जिस शेल का एनर्जी लेवल कम होता है, जिसके ऊर्जा का स्तर सबसे कम होता है, और ऊर्जा का स्तर जिसमें सबसे कम है उसमें पहले भरेंगे, और बाद में कहा कम से थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा, यानी कि जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी तो पढ़ाया सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बस इतनी बात समझ लेंगे आप। ये ऑफ बाउ ने कहा था, ये ऑफ बाउ ने कहा था, क्या कहा था बेटा, 4d, हाँ क्या कहा था ऑफ बाउ ने कि सबसे पहले एनर्जी लेवल जिस सेल का कम होता है उसमें भरते हैं, और ऐसे थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा करते करते लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी। बस इतनी बात आपको जान लेनी। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी मैम आ गई होगी। अब मैंने कहा था यहां पर कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 1s में सबसे पहले भरेंगे, ये देखो आप इस डायग्राम में सबसे पहले 1s में भरेंगे, इसमें हमने देखा था ये रहा, 1s में सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद 2s में भरेंगे, 3s में भरेंगे, है ना, 2s 2p 3s 3p 4s, 4s में पहले, फिर 4d में, उसके बाद 4p आएगा, ठीक है 4p आएगा। ओके तो अब आइए जरा हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4p के बाद हाँ 4s फिर 5s फिर 5 ऐसे 4 वाली, क्योंकि ये क्या है, k के बराबर है, ये l के बराबर है, ये m के बराबर है, और ये वाली n के बराबर है। आप बस इतना ही लिखो, 3d के बाद आपका 4s 3d, यहां तक समझो आप, इस चीज को हटाओ, इसको बाद में लेके चलेंगे। 4s 3d समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी मैम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, किसका, एक एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं। 21 नंबर एटॉमिक नंबर पे आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम आता है 21 नंबर पर। अब स्कैंडियम में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो आप देखो, वो आप देखो। हाँ चलिए एक बार मैं आप लोगों के कमेंट देख लूं। ऋतिक क्या हो गया, ऋषभ राज क्या हो गया, गलत, क्या गलत लिखा गया बोर्ड पे, लिख दिया? अच्छा हाँ ऋतिक, ओके ओके ओके, हाँ 4s समझ गई समझ गई, अभी समझाएंगे ऋतिक, वो चीज भी समझाएंगे, रुक जाइए बेटा। 4d से पहले 5s आएगा, हाँ जी बेटा, d तो अगले में चला गया ना, d तो अगले में चला गया ना ऋतिक, ओके ऋतिक, ओके बात समझ में। अब स्कैंडियम का सिंबल Sc होता है और उसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 21 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, भरिए जरा, कैसे भरेंगे आप। सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, तो लिख दीजिए 1s में कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे। उसके बाद आएगा 2s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर आएगा p में आप बताइए जरा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, जरा जल्दी से बताओ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन p में मैंने बताया 6 भरे जाते हैं। उसके बाद आएगा 3s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2। उसके बाद आएगा 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, p में आपके 6 होते हैं। अब आप 4s लिखोगे पहले, अब आपको लिखने से पहले काउंट करने हैं, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 6 18 हो गए, 18 हो गए, 21 भरने थे। अब कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें वो सुनो आप। पहले किस में जाएगा बेटा, स्कैंडियम में पहले 4s में भरा जाएगा, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। अब आप क्या लिखोगे, 3d लिखोगे। अब आप काउंट करो कितने हो गए, 20 हो गए, तो 3d में क्या गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया। ये ऐसे भरा जाएगा बच्चों, ऐसे, ये स्कैंडियम है, ये स्कैंडियम है। आगे बात समझ में। मैम s में 2 क्यों भरे, अरे अभी तो पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया, s में हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, क्योंकि s में एक ही सब ऑर्बिटल होता है, उसका नाम ही ऐसे। p में 2 है तो s में 2, p में 6, अभी तो पढ़ाई ये चीज। अब बच्चों देखो गिन लो, पूरे हो गए 21, हाँ जी मैम ये 21 हो गए। अब जरा ध्यान से सुनो, मुझे इसमें k l m n बताओ क्या है। k किसके बराबर होता है, 1s के बराबर,
बराबर होता है, n किसके बराबर होता है, n किसके बराबर होता है, ये रहा पिछले इस स्लाइड में सारी चीज बता रखी है। ये देखो k 1s के बराबर होता है, l 2s 2p के बराबर होता है, m 3s 3p 3d के बराबर होता है, n 4s 4p 4d 4f के बराबर होता है। यही पढ़ाया अभी, आगे बस समझ में। तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ऐसे भरे गए बेटा, हो गए। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है। अब आप लोग अगर जल्दबाजी में पहले यहाँ 3d कर देते, बाद में 4s कर देते, तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल गलत हो जाता है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल और देती हूं। अच्छा एक चीज और लिख लो, कोई भी एटम होता है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के फॉर्म में रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है वो स्टेबल गैसेस होती है, वो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, वो अक्रिय गैसें होती हैं, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। अब आर्गन एक नोबल गैस होता है और आर्गन जो होता है वो 18 नंबर पे आता है। तो बच्चों स्कैंडियम 21 नंबर पे था और आर्गन 18 नंबर पे है, तो ये यहां तक 18 है, ये गिन लो 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ आर्गन 18, ऐसे लिख दो यहां तक को। हाँ जी मैम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है, आप लिखोगे तो आर्गन का ऐसे लिखा जाता है बेटा। ये आर्गन की आउटर शेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8। और अब स्कैंडियम का आर्गन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां आर्गन 18 लिख दिया, बचा हुआ ऐसा कैसा लिख दो 4s2 3d1। ये नोबल गैस की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है नोबल गैस की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। हाँ जी मैम, अब एक एक करके मैं आपको 21 से लेकर 30 तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताती हूँ। स्कैंडियम के बाद कौन आता है, दो चार आपसे पूछूंगी, 2 अपवाद हैं, बस वो आपको छोड़ देना है। स्कैंडियम के बाद आप बताओगे बेटा टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। अब बताओ कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, स्कैंडियम का लिख दिया ना बेटा, स्कैंडियम का यही तो है, ये है स्कैंडियम 21 नंबर पर, ऐसे भर दिया आपने 21, यहां तक 18 था। ये स्कैंडियम को आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए। टाइटेनियम का कैसे होगा, टाइटेनियम का आप लिखोगे बेटा 22 नंबर पे होता है, तो आर्गन तक का तो सेम है बेटा, आर्गन 18 नोबल गैस की फॉर्म में लिखो, आर्गन 18 तक तो सेम है यहां तक। तो अब 18 के बाद कितने बचे, 18 के बाद 4 बचे, तो अब कहां जाता है, 4s में जाता है, चौथे में। 4s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उसके बाद 3d में जाता है, 20 हो गए, बचे 22, ये हो गया, हो गया। हाँ जी मैम, ठीक है। अब इसके बाद आता है वेनेडियम, वेनेडियम स्कैंडियम के बाद आता है वेनेडियम 23 नंबर पे। बताना बच्चों कैसे लिखेंगे आर्गन के फॉर्म में, आपको पूरा लिखना है, आप पूरा लिख सकते हो, पूरा लिखना है, पूरा लिख सकते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 3d2, ये लो। चल हाँ, अभी बताएंगे किसका अपवाद होता है, अपवाद किसका होता है अभी बताएंगे। लिख दिया वेनेडियम का कैसे लिखेंगे आर्गन के फॉर्म में, आर्गन लिख दो 18 लिख दो, क्या बचा 4s 2 बचा, 3d, 3d में कितने हो गए बेटा, इस बार 3 हो गए। अब आता है क्रोमियम, क्रोमियम अपवाद होता है बेटा, क्रोमियम अपवाद होता है, लिखिए क्यों होता है पढ़ाएंगे, Cr, क्रोमियम को स्टार कर दो, एक्सेप्शन कर दो। क्रोमियम के बाद क्रोमियम और आपको एक कॉपर, क्रोमियम और कॉपर का 2 केस मैं आपको बता देती हूं। कॉपर आता है 29 नंबर पे, बस ठीक है बच्चों। इस चीज को मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ सारी चीज, उसके बाद मैं आपको क्रोमियम और ये बताती हूँ। ये लो मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए सारा एक साथ समझा देती हूँ मैं आपको, 1 मिनट दो आप। ये रहे सारे एलिमेंट के 21 से लेकर 30 तक, 20 तक तो आप लिख लियो, आपको समझ में आ गया। 20 पे कैल्शियम होता है, कैल्शियम का कैसे ऐसे, स्कैंडियम का हमने पढ़ा हो गया, टाइटेनियम का आपने पढ़ा हो गया, ठीक है। वेनेडियम 23 नंबर पे आता है, तो बेटा 4s में 2 और लास्ट वाले में 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब आया क्रोमियम, क्रोमियम को देखो यहां ध्यान से, क्रोमियम में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखना जरा ध्यान से देखना, अब आएगा यहाँ पे 3p6 4s 3d5, ये होता है क्रोमियम का। क्रोमियम का जब आप लिखोगे तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है बेटा लिखने में, और क्रोमियम का जब आप लिखते हो तो लास्ट में लिखा जाता है 4s1 और 3d5, ऐसे लिखा जाता है। आप अगर क्रोमियम में कर दोगे 4s2, यहां पर कर दिया 4s2 और 3d में हमने 4 भर दिया, ये गलत है क्रोमियम का, ये गलत है बेटा क्रोमियम का। ठीक है, ऐसे ही समझो। किसका, कॉपर 29 नंबर पे आता है। जब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे बेटा लास्ट वाली में 4s1 और 3d10, ऐसे होता है। अगर आपने लिख दिया 4s2 और यहां पे 3d9 कर दिया, गलत हो जाएगा बेटा। ये 2 एक्सेप्शन है, ये 2 अपवाद है, ये 2 अपवाद है। तो ये प्रिंसिपल किसका है, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है बेटा, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि भाई सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। 2D मॉडल में KLMN बोल देते हैं, 3D मॉडल में SPDF बोल देते हैं। जहां जहां S है वहां देख लो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देख लो बेटा, ये देख लो। जहां जहां P है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे होंगे आपको, हाँ जी मैम दिख रहे। जहां जहां D है वहां पर मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये देखो हो गया। ये 2 आपको अपवाद लिखने हैं। क्रोमियम को आपको हमेशा जब लिखते हैं तो 4s1 3d5 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसके D में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो S में नहीं आया उसका एनर्जी लेवल 4s का कम होता है, D का ज्यादा होता है, बस इसलिए ये आप लिख लीजिए। अब मुझे आप फटाक से जिंक का लिख के दिखा दो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक को कैसे लिखेंगे, आर्गन के फॉर्म में लिख के दिखा, नोबल गैस के फॉर्म में लिख के दिखा दो। मैम इनको नोबल गैस के फॉर्म में क्यों रखा जाता है बेटा, नोबल गैसेस को बोलते हैं अक्रिय गैस। नोबल गैसेस स्टेबल गैसेस होती हैं, वो स्थायी गैस होती है, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। और बच्चा इस यूनिवर्स का एक रूल होता है, हर कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सारे एलिमेंट भी कहते हैं कि हम नोबल गैस के फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो हम थोड़े स्टेबल लगेंगे, बस ठीक है। अब जिंक का लिख के दिखा दो मुझे फटाक से, कैसा लिखा जाएगा जिंक का, पूरा लिखना है, पूरा लिख दो। और
आपको 30 तक याद करना है, आपके सिलेबस में 30 तक है बेटा। हाँ, पाउली ऑफबाउ का प्रिंसिपल था बेटा, ये 4s3d वाला, ये ऑफबाउ का प्रिंसिपल था। बस इसके बाद पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और लिखवा दूं और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म खत्म। उसके बाद 5-7 क्वेश्चन पूछूंगी आज की क्लास में, प्लीज वो बता दीजिएगा। हाँ जल्दी बताओ। आर्गन 18 4s2 3d10, बिल्कुल सही बोला। आर्गन 18 तक तो सेम लिख दो, 18 हो गया। हाँ जी मैम। अब आर्गन 18 के बाद क्या आएगा? 4s आएगा, 4s के बाद 3d आता है। अब एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है। ऐसे ही लिखना है आपको बस, 4s3d। 30 तक आपका हमेशा ये फॉर्मूला काम करेगा। सिर्फ कॉपर को छोड़ दो और क्रोमियम को छोड़ दो। क्रोम नहीं, 30 के बाद याद नहीं करने बेटा, 30 के बाद नहीं याद करने हैं कुछ। तो 4s में कितने? 2, 10 में कितने? d में कितने? 10। ये लो, ये किसका बन गया? ये आपका जिंक का बन गया। 4s2 3d10। अब मुझे फटाक से निकिल का लिख के दिखाओ एक और। उसके बाद आज आपका होमवर्क होगा बेटा, निकिल 28 नंबर पे आता है। आपका होमवर्क होगा कि 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। चलो निकिल का लिख के दिखा दो। आर्गन की फॉर्म में आर्गन क्यों लिखा? अरे यार पंकज तुम कब सुधरोगे? आर्गन एक नोबल गैस होती है, हीलियम। अब आगे पढ़ोगे, जैसे हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टोन होता है, ज़ेनॉन होता है, रेडोन होता है, ये नोबल गैसेस होती हैं। और नोबल गैसेस हमेशा स्टेबल होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो हर कोई एलिमेंट चाहता है नोबल गैस की फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे। लिख दिया? कैसे लिखा जाएगा? निकिल का बताओ, निकिल का कैसे लिखा जाएगा? निकिल 28 नंबर पे बेटा, 28 नंबर पे है, जल्दी बताओ। 4s2 and 3d8। भाई ये 30 पे है तो 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करोगे तो आर्गन 18 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। और 4s2 एस पे तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं भाई साहब, एस पे तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। बच्चे कितने? 8, तो इसमें 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये लो, ये लो, लिख दिया। अब एक जल्दी से एक चीज और पढ़ लो, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? 2 प्रिंसिपल थे ना, क्या? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफबाउ ने क्या कहा था बेटा? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल में भरते हैं जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये दिया था ऑफबाउ ने। ऑफबाउ ने, जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, लास्ट स्लाइड पे लिखा था, ये रहा। ये ऑफबाउ ने बताया था बेटा कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल वाली शेल में भरते हैं, है ना। चल अब आइए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? पाउली अपवर्जन सिद्धांत को पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये कहता है कि जब हम 3D मॉडल में S P D F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरे जाते हैं? कैसे भरे जाते हैं? तो S में मैंने अभी आपको पढ़ाया कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? एक ही होता है मैम। P में कितने होते हैं बेटा? अब आपको पता होना चाहिए, P में 3 होते हैं बेटा। D में कितने होते हैं? D में आप बताओगे बेटा 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। F में 7 होते हैं बेटा, 7 बना दो ऐसे। ये बॉक्स क्या होते हैं? बॉक्स क्या होते हैं? पढ़ाया है मैंने, ऑर्बिटल्स। 7 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन गए, बन गए। पाउली जी ने कहा था कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाते हैं? तो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक को ऐसे भरा जाता है, दूसरे को ऐसे भरा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, जो इनका चक्रण होता है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट स्पिन दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक को ऐसे भरा तो एक को ऐसे भरना है। अब टी में 3 बॉक्स है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब 6 कैसे भरे जाएंगे? पहले इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ऐसे ऐसे भरा जाएगा। फिर 3 इलेक्ट्रॉन और भर दो ऐसे, तो ऐसे होते हैं पी में, ऐसे भरे जाते हैं। अब सुनो जरा, आप पी में अगर ऐसे भर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। मैम 3 है, हम 2 यहां भर दे, 1 यहां भर दे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं भरना है ना। अब सुनो जरा, डी में 5 बॉक्स होते हैं, 5 दूनी दुगुना, एक बॉक्स में 2 आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 कैसे भरोगे? मैम पहले आपको एक एक भरना है ऐसे, अब अपोजिट स्पिन दिखाना है, ऐसे 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 भर दिया। अब एफ में कितने बॉक्स हैं? 7, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक 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 एक, फिर एक एक ऐसे अपोजिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, ये क्या होता है? लिखो, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट। बस ये बात बोली थी किसने? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। लिखिए, इलेक्ट्रॉन के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं बेटा, विपरीत दिशा में होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे विपरीत यहां पे लिखना सफिशिएंट है। ये बोला था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप क्या मुझे बता सकते हो आज की क्लास से क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? ये काम कैसे आएगा मैम? ये तो थ्योरी होगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलो मुझे फटाक फटाक कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दो बेटा। 7-8 क्वेश्चन पूछूंगी और मैं समझ जाऊंगी कि आज आपके जो पढ़ाया है वो बिल्कुल सही। पहला सुनो, अगर आपसे पूछ ले के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा सुनो बेटा, आपसे पूछ ले एस में, पी में, डी में, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चंस पूछ रही हूं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उनका चक्रण कैसा होता है, उनका स्पिन कैसा होता है, एक जैसा, अपोजिट कैसा होता है? तो अभी पढ़ाया कैसा होता है, आप बता दो, अगला क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछ ले के किसके बराबर होता है, एल किसके बराबर होता है, एम किसके बराबर होता है, एन किसके बराबर होता है? आज की क्लास के ये आप अभी पढ़ाया आपको। उसके बाद आप मुझे ये बता दो कि अगर आपसे पूछ ले अगला क्वेश्चन कि एस में कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो बेटा ये आपकी क्लास आज की आपको समझ में आई है। एस में कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं, बता दोगे?
इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज वाले कॉन्सेप्चुअल पार्ट से मिल जाएंगे। बता दोगे बेटा के एल एम एन का तो फॉर्मूला निकालने का आपको पता ही है, 2n स्क्वायर। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। अपोजिट स्पिन हमेशा विपरीत होता है, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा हम उनके एनर्जी लेवल के आधार पर उनकी शेल में भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल वाले में आता है और सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो आपकी सबसे अधिकतम ऊर्जा लेके बैठी हुई शेल उसमें जाता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ऑफबाउ ने दिया था। पाउली जी ने क्या कहा था कि हम जब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमेशा स्पिन अपोजिट होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे? हाँ जी मैम कर लोगे। तो अब मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर और बता दो जो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से कि क्रोमियम का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होता है और कितने होते हैं? जल्दी बताओ, क्रोमियम का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में पाया जाता है और कितने होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये अपवाद है, 2 अपवाद याद करने बताए थे ना आपको, किस किस का? कॉपर का, और कॉपर का सिंबल सी होता है, क्रोमियम का सीआर होता है। कॉपर का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में होगा और कितना होगा? चलो आंसर करो फटाक से। हाँ जी बच्चा कर पा रहे हो? क्योंकि कॉपर और जो आपका यहां पर एक्सेप्शन है वो पूछे जाएंगे बेटा, कॉपर क्रोमियम के एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। अभी पढ़ाया था ना, क्रोमियम का सबसे बाहर क्या होता है? 4s1 3d5, 4s1 3d5। हाँ बिल्कुल सही, बबलू ने सही आंसर दिया, शिवानी ने सही आंसर दिया, निखिल ने सही आंसर दिया है, सनी ने सही आंसर दिया है, शिल्पी ने गलत आंसर कर दिया है। शिल्पी नहीं काम चलेगा बेटा ऐसे। और कॉपर का आखिरी बता दो फटाक से। अभी बता दो ना कॉपर कैसे लिखते हैं, कॉपर को कैसे लिखते हैं अभी बताया था, 4s1 एंड 3d10, 4s2 मत कर देना। कॉपर कैसे लिखते हैं? 4s1, यहां तक आर्गन था, फिर 4s1 और 3d10 ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी मैम। चलो अब मैं आपसे जो अगले क्वेश्चन पूछ रही हूं बहुत ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अभी पढ़ाया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो सबसे आउटर शेल में होते हैं। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। एल्यूमिनियम को कैसे बांटते हो? KLM ऐसे बांटते हो। एल्यूमिनियम में 3 ही शेल होती हैं, K में 2 होते हैं, L में 8 होता है और M में आपका कितना बचा? 3। तो ये एल्यूमिनियम की सबसे बाहरी कक्षा है और बाहरी कक्षा को वैलेंस शेल बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 3 है, 3। और याद रखना सबसे बाहरी कक्षा के अंदर जो आपकी जो सबसे बाहरी शेल है ऐसे याद कर लो, या उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा है। इनका एनर्जी लेवल कम है, इससे ज्यादा इसका है, और ये तीसरी तो बाहरी है। बाहरी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। हाँ जी। अब मुझे अगला बताओ, सल्फर में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फटाक से आंसर करो। सल्फर जिसका सिंबल S होता है, मैं नहीं बताऊंगा एटॉमिक नंबर कितना होता है। जल्दी बताओ बेटा, फिर मैं कैल्शियम का पूछूंगी अगला। सल्फर का बता के मुझे कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ हाँ बस खत्म है आज ये चीज, आज ये चीज खत्म है बेटा। जल्दी बताओ, ये 2 क्वेश्चन के आंसर कर दो। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 6, 2 8 6। सल्फर में कितने होते हैं? 2 8 6। बिल्कुल सही आंसर करें सब। सचिन पंकज, सचिन गलत आंसर तुम्हारा, सचिन ने गलत आंसर दिया। कार्तिकेय, ऋतिक ने सही आंसर दिया, कार्तिकेय ने सही आंसर दिया, पायल ने सही आंसर दिया, बसंत गलत आंसर है बेटा, बसंत जी गलत आंसर है आपका। आशीष आपने बिल्कुल ही गलत दिया, बिल्कुल ही गलत दिया। अब और कैसे पढ़ाए कोई आदमी, और कैसे पढ़ाए कोई आदमी? हाँ जी, कैल्शियम कितने पे होता है? 20 पे होता है। कैल्शियम कितने पे होता है? 20 पे होता है। कैसे लिखोगे कैल्शियम? बैलेंस निकालना सिखाएंगे आगे, अभी बैलेंस नहीं निकालना सिखाया। मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रही हूँ बेटा, अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रही हूँ, बैलेंस अलग चीज होती है, ठीक है? हाँ जी, कैल्शियम कैसे लिखोगे? KLMN 2 8 10 8 18 कितने बचे? 2, इसलिए कैल्शियम पे ऐसे चार्ज लिखा होता है। बता दोगे? अब बताओ कोई डाउट है आज के क्लास में? एक बार फटाक से सारा रिपीट कर लो बेटा, 5 मिनट और दे दो, क्योंकि अब बार बार ये चीज यहां से कल वापस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मैं सारा पढ़ाया हुआ फटाक से रिपीट कर दूं। हम कैसे शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को उनकी शेल में उनके एनर्जी के लेवल के आधार पर बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उस शेल में भरते हैं जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, और ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, KLMNO ऐसे चलता है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते बस। और आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहा जाता है, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये मैंने एग्जांपल देके एल्यूमिनियम का समझाया। हाँ जी मैम आ गया समझ में। अब मैंने कहा क्या, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि बेटा 2D मॉडल में हम शेल कहते हैं, 3D मॉडल में सब शेल कहते हैं। 2D और 3D मॉडल में रिलेशन क्या है? तो K 1s के बराबर होता है, आपका L है वो 2s 2p के बराबर होता है, M जो है वो 3s 3p 3d के बराबर होता है, N जो होता है वो 4s 4p 4d 4f के बराबर होता है। बस इतनी बात आपने जान ली। तो अब हम शेल K है, शेल का नंबर 1 है, तो K को 1 से गुणा करा तो आप 1s लिख दिया आगे, L को गुणा करा तो ये आ गया। और अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4s में जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 3d से कम होता है बेटा। या ऐसे बोल लो, देखो या तो ऐसे बोल लो 4s का एनर्जी लेवल 3d से कम होता है, या ऐसे बोल लो 3d का एनर्जी लेवल 4s से ज्यादा होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं, उसके बाद 3d में जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही क्यों? क्योंकि s में एक ही कक्षाएं है, एक ही ऑर्बिटल है, ऐसे एक बॉक्स है बेटा। एक में 2 आते हैं, p
में 3 है बॉक्स तो 6 हो गए, डी में 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। बस इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। फिर आपको मैंने एग्जांपल दिए ऐसे कि ऐसे ऐसे आपको भरने हैं। और ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? किसने? ऑफबाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके हम एनर्जी लेवल के आधार पर भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है सबसे कम एनर्जी लेवल वाले पे, और कोई भी एटम है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी वाले शेल में होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है बेटा, हमेशा ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, अब आपने लिख लिया था स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है तो भरते जाओ। ये K के बराबर है, ये L के बराबर है, क्योंकि K 1s के बराबर होता है, L 2s2p के बराबर होता है, तो जहां जहां S है वहां 2 2, जहां P है वहां 6। अब 3D को बाद में लिखोगे, 4s को पहले लिखोगे, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका ज्यादा है। तो 4s में अधिकतम 2 आ सकते हैं, तो 2 भर दिए। बचा कितना? 1, क्योंकि यहां तक तो 20 हो गए, 1 बचा तो वो D में जाएगा। अगर आप यहां पे पहले 3D लिख देंगे उसके बाद 4s लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा बेटा, है ना। अब कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैसेस की फॉर्म में दर्शाना चाहता है कि नोबल गैसेस क्या होती है बेटा? नोबल गैसेस आप बताओगे नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल की फॉर्म में लिखोगे तो यहां तक का आर्गन है, आर्गन लिख दो, आर्गन 18 पे होता है, 19 20 21 ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये लो। अब इसके बाद आप सबका लिख दो, ये टाइटेनियम है 22 पे तो 4s2 हो गया, 3D में भी 2 हो गए, 22 हो गए, 18 19 20 21 22 23 पे आएगा तो देखो ये हो गया आपके 18 19 20 21 22 23। क्रोमियम का और कॉपर का आपको हमेशा एक्सेप्शन पढ़ना है, हमेशा अपवाद पढ़ना है। ठीक है, कॉपर का और क्रोमियम का। क्रोमियम में क्या होता है? क्रोमियम में बेटा आर्गन तक तो सेम होगा, आर्गन 18 ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद क्रोमियम में जाता है बेटा आपका 4s में 1 जाता है और 3D में आपका बचा हुआ 5 जाता है। ये लो, अगर आपने यहां पे लिख दिया कॉपर का 4s2 3d4, ये गलत है बेटा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब कॉपर जो होता है उसका कैसे लिखते हैं? तो आर्गन 18 सेम रहेगा बेटा, आर्गन 18 सेम रहेगा, उसके बाद आएगा 4s1 3d9 ऐसे, तो 9 और 1 10 और 10 और आपका 18 आ गया, है ना। अब आप मुझे बताओ क्या कि अगर आप यहां पे लिख देते 4s2 और 3d8 ऐसे कर देते, और 3d9 नहीं 3d10 10 हो गया ना, 10 होगा, नॉट 9 9 का हो गया, 10 11 18, हाँ अब सही है, 3d10 होगा, 4s1 3d10। और अगर आप यहां पे 2 और 9 लिख देते तो ये गलत हो जाता बेटा, ऐसे। बस ये 2 अपवाद आपको याद रखने हैं। आकाश वर्मा, हाँ आपने सही बताया, आ गया समझ में। आर्गन 18 4s1 और उसके बाद 3d10 लिखना है, किसमें? आपको कॉपर में लिखना है, 9 नहीं कर देना लास्ट में। इसीलिए 2 एग्जाम में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो इतना याद रख लेना, क्रोमियम के D में 5 होते हैं और कॉपर के D में 10 होते हैं, 10 होते हैं, तो 11 और आपके 18 29 हो गए, 29 हो गए। ये लो, ये लो। अब कोई डाउट पूछ लो आप, बस बेटा 2 क्लास वाले चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना बेटा। 10th पास है ना, क्वालिफिकेशन। 10th पास है ना बेटा, क्वालिफिकेशन। हाँ ऋतिक बेटा, वो एक बार गलत लिखा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत पढ़ाते हैं हम, है ना। वो कभी कभी होता है मिस्टेक से बोर्ड पे कुछ लिखा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन जब मैथ्स में करते हो तब भी तो आपसे गलत लिखा जाता है ना बोर्ड पे। ठीक है, नहीं होता है बेटा ऋतिक, कभी कभी आप कैलकुलेशन करते हो, टीचर भी तो एक इंसान है, टीचर से भी गलती हो सकती है, इसमें क्या हो गया बेटा? मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप करते हो कभी कभी तो आपसे भी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, दिमाग में चलता है सही आंसर, बोर्ड पे गलत लिखा जाता है, तो कभी कभी वो गलत लिखा जाता है। अब देखो ना यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने गलत पढ़ा दिया बेटा, हाँ बस वो कैलकुलेशन जोड़ने में गलती होगी मेरे से। तो इतनी देर से एक्सप्लेन किया है कि 9 तो गलत है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो वो जोड़ने में, इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मैंने कहा मेरी मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, मेरा कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ्स। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता तो मैं बायो के स्टूडेंट क्यों होती बेटा, है ना। अगर मैथ्स इतना अच्छा होता तो मैं बायोलॉजी क्यों लेती? वैसे भी आपका बायोलॉजी, और जिसकी बायोलॉजी अच्छी होती है उसकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है, आप में से कितने बच्चे मैथ्स अच्छी है उनकी बायोलॉजी अच्छी नहीं होती है ना। तो वो कभी कभी हो जाता है बेटा, क्या हो गया, हाथों ठीक भी तो करवा दिया मैंने कि यहाँ पे बेटा 9 नहीं होगा, 9 तो गलत हो गया, यहाँ तो लिखा था साफ एकदम, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं आती इतनी कैलकुलेशन, इतनी फास्ट नहीं आती जितनी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो 10वीं क्लास के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं ना बेटा, आपने पढ़ा होगा, मैंने 10वीं क्लास के बाद पढ़ा ही नहीं है मैथ्स। अब आप तो एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है बेटा, है ना। ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहां से कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे बेटा। हो जाता है, मैं पहले ही बोल देती हूँ मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी कभार मैं किसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट एकदम मैं बढ़िया पढ़ाऊंगी, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाता है मैथ्स की कैलकुलेशन में, तो उसके लिए माफ कर दिया करो। ठीक है, उसके लिए माफ कर दिया करो, माफी चाहती हूँ मैं उसके लिए। चलो, कोई डाउट नहीं है, एक का भी डाउट नहीं है? वाह यार, एक का भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अपनी क्लास में एक बच्चा है पंकज पटेल, ये बच्चा बेटा पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, मैं पिछली 4 क्लास से नोट कर रही हूँ, आज पंकज तुम्हारी खैर नहीं है। प्यारे बच्चों सुन लो मेरी एक बात, अपनी क्लास में एक पंकज पटेल नाम का लड़का है, बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट लूंगी मैं आपका। वो इतनी गंदी लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं, मतलब ऐसी गंदी लैंग्वेज कि शायद मैं कैमरे पे आपसे नहीं बोल पा रही हूँ, शायद हमने जीवन में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करी है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो पढ़ाई की बात नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाई डाउट कुछ नहीं है, अब आप समझ जाओ कि वो क्या बात बोल रहे हैं, आप समझ जाओ वो क्या बात बोल रहे हैं। इतनी गंदी इतनी भद्दी बात बोल रहे हैं वो कि भाई शायद आप में से, मुझे लगता है बच्चों आप में से भी कोई यूज नहीं करता होगा जिंदगी में, कभी जिंदगी में यूज नहीं करता होगा इतनी गंदी लैंग्वेज। पंकज पटेल सुन लो, आज तुम्हारा मोबाइल नंबर निकलेगा, तुम्हें क्या लग रहा है ये बाल सफेद ऐसे ही हो गए क्या तुम्हारी मैडम के? तुम्हारा मोबाइल नंबर निकल के तुम्हारे घर बेटा, जब पुलिस वाला नहीं आया ना अगले 7 दिन में, तो मेरा नाम बदल देना बेटा तुम। आगे बात समझ में आगे, क्योंकि आप किसी लड़की को इतनी गंदी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। आई बात समझ में? आज मैं कैरियर बिल में राकेश सर को आपका मैसेज दिखाऊंगी, मैं बीच में एक बार हटी थी ना कैमरे से, तो मैंने फोटो लेने के लिए हटी थी अपने फोन में,
मैं फोटो लेने के लिए हटी थी। पंकज बेटा तेरा फोन नंबर और तेरा नंबर दोनों की मैंने फोटो ली थी। एक बार मैं गई थी ना बेटा पढ़ाते, मैंने तब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो मैं ऐसे साइड में हटके यहाँ से एक फोटो लेके आई थी कैमरे से हटके, क्योंकि बेटा वो इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहा है ना, इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहा है, शायद आप लोग कभी यूज नहीं करते, पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, पढ़ाई से हटके, पढ़ाई उड़ाई तो मतलब नहीं है। बायोलॉजी केमिस्ट्री साइंस ग्रुप डी का पेपर, एग्जाम क्लियर, सिलेक्शन, इनसे कोई भी बात नहीं है, यहाँ से इनके आसपास की बात नहीं है। अब आप समझ सकते हैं आप लोग इतने बड़े हैं बेटा। मैं तुम अगर मेरे सामने आ जाओगे ना किसी दिन, आ जाते, इतने मारती ना मैं तुम्हें, इतने मारती, मार मार के तेरी गाल लाल कर देती मैं। मेरे से नहीं, अगर तू इंसान का बच्चा है तो आज के बाद किसी भी लड़की से, किसी भी फीमेल से, मैं तो एक टीचर हूं, सोचिए, है ना, भगवान का दर्जा देते हैं टीचर को। आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ में। आप जो यहाँ पे बोल रहे हैं उसके साधन कहीं और होंगे, आप वहां जाइए, है ना, वहां जाइए, वहां पर काम करिए, अपने माँ बाप का नाम ऐसे मत खराब करो। मुझे समय नहीं लगेगा बेटा। आजकल आप जानते हैं ना, साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट लिखते हैं, अगर मैं एक रिपोर्ट लिख के दे दूंगा, तेरा नाम, एड्रेस, आईपी एड्रेस से बेटा तुझे क्या लगता है, तुमने अपना नाम गलत लिख रखा होगा, मुझे पता है, तूने एड्रेस गलत लिख रखा होगा, लेकिन तुमने मोबाइल जो यूज कर रहे हो ना बेटा, उसमें आईपी एड्रेस नाम की चीज होती है। और अगर मैं साइबर सेल में, मेरे तो इतने सारे पढ़ाई हुए बच्चे लगे ना साइबर सेल में, इंस्पेक्टर है, शिवम नाम का इंस्पेक्टर है साइबर सेल में, उसको जाकर मैंने ये बोल दिया ना बेटा, ये कमेंट है, ये बैच है, तेरा मोबाइल से आईपी एड्रेस निकल के तेरे घर पे आके ना उठा ले जाएंगे तुझे, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं तेरी, है ना। मेरे हाथों में पाप मत होने दो, क्योंकि आप जो जितनी गंदी लैंग्वेज लिखना, उतनी गंदी लैंग्वेज कोई स्टूडेंट नहीं बोलता है। स्टूडेंट छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान भी यूज नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे को ना मजबूर मत करना, आज मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, मैं ये चीज कभी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं अपने पे आई तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, इसलिए ढंग से रह लो, ठीक है बच्चों। ओके चलो बच्चों, कल मिलेंगे। छोड़ो इसको, छोड़ो, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा समय बहुत कीमती है। लेकिन मेरे दिमाग से नहीं निकला ना, तो मैंने फोटो ले रखी है, दिमाग से निकल गया तो ठीक है, एक मौका मिलेगा, नहीं निकला ना तो मैं इसको बहुत। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आएगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, बचा है ना भी दो क्लास बचा है ना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बाय बच्चों, कार्तिकी बाय बाय।